जय हिंद दोस्तों। स्कूल में 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान होता है। बच्चों में शिवम और सुंदर जुड़वा भाई है। रिया और प्रिया जुड़वा बहनें हैं। वह एक ही शक्ल के होते हैं। चारों बच्चों के साथ राष्ट्रगान गाते हैं। स्कूल के चारों बच्चे मुख्य आकर्षण होते हैं क्योंकि वह डबल रोल के बच्चे हैं। फिर बच्चों की परेड होती है और वह घर आते हैं। शिवम और सुंदर की माँ का नाम पार्वती होता है और पिता का नाम प्रभात होता है। रिया और प्रिया की माँ का नाम भारती होता है और पिता का नाम कुलदीप होता है, जो हवाई जहाज़ में पायलट है। दोनों परिवारों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है और पूरा आना जाना है। एक बार कुलदीप अफ्रीका जाता है। वहाँ से 100 करोड़ का सोना भारत में आना है। जहाज़ भारत के लिए रवाना होता है। उसमें बहुत सुरक्षाकर्मी होते हैं। कुलदीप पायलट है जो जहाज़ चला रहा है। जहाज़ हिंद महासागर के ऊपर से गुजरता है। जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनमें कुछ आतंकवादी होते हैं। अचानक आतंकवादी सब सुरक्षा कर्मियों को गोली मार देते हैं और कुलदीप को डराकर जहाज को मनचाही जगह लेकर चलने को कहते हैं। कुलदीप देखता है कि सब पुलिसकर्मी मर गए हैं। वह सोचता है जब सारे मारे गए तो सोना आतंकवादियों के हाथों नहीं लगने दूंगा। देश का सोना इन्हें कभी नहीं दूंगा। फिर कुलदीप अचानक जहाज चलाना छोड़ देता है और जहाज डोलने लगता है और कुलदीप आतंकवादियों की धमकी के बाद भी सोने का बक्सा उनसे छीन लेता है। आतंकवादी कुलदीप को गोलियों से छलनी छलनी कर देते हैं। कुलदीप सोने का बक्सा लेकर समुंदर में कूद जाता है और वह पानी में डूबने लगता है। तभी उसके पास से एक डॉल्फिन मछली गुजरती है। कुलदीप किसी चीज़ से डॉल्फिन मछली की पीठ पर क्रॉस का निशान लगा देता है और खुद डूबकर मर जाता है। उस जहाज में गिरते हुए भारी धमाका होता है और सारे आतंकवादी भी मारे जाते हैं। ये खबर सुनकर कुलदीप परिवार और प्रभात परिवार बुरी तरह रोता है और सरकार की तरफ से मृतकों के परिजन को मुआवजा मिलता है। परिवार धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद दोनों परिवार कोणार्क के सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य का दर्शन करने जाते हैं। सब मिलकर पूजा अर्चना करते हैं और फिर वह सूर्य लॉकेट खरीदकर चारों बच्चों को पहना देते हैं। जो डबल रोल के बच्चे होते हैं उन्हें लॉकेट उनके गले में डाल दिया जाता है। उनके परिवार की सूर्य देव पर अटूट आस्था होती है और उसके बाद वह वहाँ से चलने लगते हैं। मगर उनकी बस कुछ ही दूर आती है, तभी पूरे शहर में सिलसिलेवार बम धमाके शुरू हो जाते हैं। पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। आतंकवादी बेगुनाहों पर गोलियां बरसाते हैं। इस समय दोनों परिवार वह बस को भी भून दिया जाता है और जो बस के यात्री होते हैं वह इधर उधर भागने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। कुलदीप और प्रभात परिवार बिछड़ जाते हैं। प्रभात की बीवी आतंकवादियों की गोली लगकर मर जाती है। चारों बच्चे खो जाते हैं। प्रभात उन्हें ढूंढता है। उसे बच्ची रिया मिलती है। वह सोचता है सब मारे गए हैं। वह बहुत रोता है। उधर कुलदीप की बीवी भारती को बेहोश शिवम मिलता है। वह सोचती है सब मारे गए। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। 2 दिन हो जाते हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता और वह फुटपाथ पर होते हैं। शिवम को भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। वह देखता है एक सेठ पर्स से पैसे गिन रहा होता है। शिवम उसका पर्स छीनकर भागता है। वह सेठ चिल्लाने लगता है,
कुछ लोग शिवम का पीछा करते हैं, मगर शिवम हाथ नहीं आता और माँ के लिए खाना खरीदता है। फिर दोनों खाना खाते हैं। पर्स में हजारों रुपए होते हैं। शिवम वापस भागता है, उस सेठ को पर्स वापस देकर बोलता है, मैं और मेरी माँ 2 दिन से भूखे थे। मैंने तुम्हारे पर्स से केवल 100 रुपये निकाले हैं, बाकी चेक कर लो। कुछ लोग शिवम को पकड़कर पीटना चाहते हैं, मगर सेठ उन्हें रोकता है और शिवम भी ईमानदारी से खुश होता है। वह शिवम की ईमानदारी से खुश होता है। फिर सेठ उसके साथ उसकी माँ के पास जाता है और दोनों को मजबूर जानकर अपने घर लेकर आता है। सेठ का नाम आदेश होता है। भारती उनके घर में काम करने लगती है। आदेश की बीवी शिवम से बड़ा प्यार करती है। उनके यहाँ कोई भी बच्चा नहीं होता और वह उसे ही पढ़ाने लगती है। उधर सुंदर और प्रिया अकेले परेशान होते हैं। सुंदर प्रिया को मालगाड़ी में चढ़ाकर पानी लेने जाता है। तभी मालगाड़ी चल पड़ती है। प्रिया चिल्लाती है। सुंदर दौड़कर मालगाड़ी का पीछा करता है और बड़ी मुश्किल में चलती मालगाड़ी पर चढ़ जाता है। दोनों दूसरे शहर चले जाते हैं और दोनों को भूख लगती है। सुंदर प्रिया को बस स्टॉप के बेंच पर बैठाकर कुछ खाने के लिए लेने जाता है। दूर से दोनों को एक फरीद नाम का आदमी देख रहा होता है। वह सोचता है, बड़ी सुंदर बच्ची है, इसे कोठे पर बेचकर हजारों रुपए कमाऊंगा। वह वहीं पर एक तिवारी नाम का सेठ कुछ खा रहा होता है। प्रिया उसे देखती रहती है और तिवारी बच्ची को भी खाना देता है। प्रिया खाना खा लेती है। तिवारी अपनी कार में बैठने लगता है। तभी फरीद प्रिया के पास आकर कहता है कि चल, मैं तुझे सुंदर के पास लेकर चलता हूँ। प्रिया फरीद के साथ ऑटो में चलती है। तिवारी सोचता है, यह जुआरी बच्ची को कहाँ ले जा रहा है। तिवारी कार से उसकी ऑटो का पीछा करता है। उधर सुंदर प्रिया के लिए खाना लेकर आता है। वह नहीं मिलती और वह परेशान होकर रोने लगता है। उधर फरीद बच्ची को लेकर कोठे की तरफ चलता है। तभी तिवारी उसे पूरा पीटता है और भगा देता है। तिवारी प्रिया को अपने घर लेकर आता है। तिवारी की बीवी उससे बड़ा प्यार करती है और उसे अनाथ जानकर पालने लगती है। और तिवारी बताता है कि मैं सुंदर को ढूंढ कर लाऊंगा। वह उसका नाम प्रिया से जिया रख देते हैं। उधर सुंदर दर दर भटकता है। वह देखता है एक चोर पैसे गिन रहा है। सुंदर उससे पैसे छीनकर भागता है और वह चोर के हाथ नहीं आता। एक हरे मुरारी नाम का आदमी एक दवा स्टोर वाले के आगे रो रहा है कि मेरा पैसा चोरी हो गया है, मेरा बच्चा बीमार है, दवा दे दो। मगर दवाई वाला उसे धमकाकर जाने को कहता है। सुंदर दूर से मुरारी को देखकर उसके पास आता है और दवाई के पैसे दे देता है। मुरारी खुश होता है। वह सुंदर को अपने साथ अस्पताल में लाता है। दवाई लेट हो जाने के कारण मुरारी का बच्चा मर जाता है। मुरारी बड़ा रोता है। वह सुंदर को ही अपना बच्चा कहने लगता है। उसके बच्चे का नाम रवि था। वह सुंदर को रवि कहने लगता है। उधर प्रभात के पास रिया होती है। वह उसे पापा कहती है। प्रभात चाहता है उसका एक बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बने और दूसरा नेवी का कैप्टन बने, मगर प्रभात अपने बच्चों को खो चुका है और वह अपने बच्चों को याद करके हर समय उदास रहता है। और इसी तरह दोस्तों 20 साल गुजर जाते हैं। उधर मोहन मस्ताना, राका कलमाड़ी 20 साल पहले
हिंद महासागर में वह डूबा हुआ सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वह जगह नहीं जान पाते जहां सोना डूबा था। दोनों ही बहुत बड़े अपराधी हैं और पूरे क्षेत्र में उनका आतंक होता है। उधर चारों बच्चे बड़े हो चुके हैं। शिवम बड़े घर में पला है। वह आदेश को मामा कहता है क्योंकि आदेश भारती को बहन मानता है। शिवम अपने क्षेत्र में फर्स्ट करता है और अखबारों में उसके फ़ोटो छपते हैं। वह इंस्पेक्टर बनना चाहता है और उसका परिवार पूरा खुश होता है। और दोनों भाइयों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। शिवम बिल्कुल सच बोलता है और सामने वाला चाहकर भी उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। और उधर सुंदर, जिसे जो भी वह बोल देता है सामने वाला चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। और दोनों लड़कियों की विशेषता होती है, कोई चाहकर भी उनका बुरा नहीं कर सकता। चारों पर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा है क्योंकि चारों के गले में भगवान सूर्य देव का लॉकेट होता है। एक बार जिया अपने बॉयफ्रेंड रोमियो के साथ घूमती है। वह सोचती है आज हेलीकॉप्टर से शहर की सैर की जाए। जिया और रोमियो उसके पास आते हैं। यहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर खड़े हैं। रवि भी चालक होता है। जिया रवि से सैर कराने को कहती है और रवि उस पर मोहित होकर उसे शरारत से पेश आता है। जिया गुस्से में औरों के पास जाती है। रवि कहता है देख लेना, सब मना कर देंगे और कोई भी तुझे हेलीकॉप्टर में नहीं घुमाएगा। यही सच होता है। जिया को सब चालक मना कर देते हैं और अंत में जिया को रवि के ही हेलीकॉप्टर में चलना पड़ता है। रवि हेलीकॉप्टर को कलाबाजी खिलाने लगता है। जिया और रोमियो कभी इधर कभी उधर। रवि जब भी झटका देता जिया रवि से टकराती और बार बार रवि यही हरकत करता है और बार बार जिया के होंठ रवि के चेहरे से टकराते हैं। रवि का चेहरा लाल हो जाता है। रोमियो को चोट लगती रहती है। फिर रवि उन्हें नीचे उतारता है। जिया रवि पर पूरा भड़कती है। रवि कहता है तेरे बाप को जाकर दिखाऊंगा कि तूने मुझे कितनी किस की है। रोमियो रवि पर भड़कता है। रवि उसे बोलता है जा अपनी कार में जाकर बैठ। और रोमियो ना चाहते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। जिया सोचती है रोमियो भी इसकी बात मान गया। फिर रवि जिया को पकड़कर उसके होठों की ज़बरदस्त किस करता है। रोमियो यह देखता रहता है और जिया रवि पर झल्ला कर चली जाती है और रोमियो पर पूरी बरसती है कि तुम्हारे होते हुए उसने मेरे साथ इतनी बड़ी हरकत की है। और उधर शिवम बस में आ रहा है। उसके बगल में रिया बैठ जाती है। वह उसे पहचान जाती है कि इसने अपने क्षेत्र में फर्स्ट किया है। वह शिवम से बात करती रहती है। वह शिवम को अच्छी लग रही है। शिवम बताता है कि वह पुलिस का इंटरव्यू देने जा रहा है। रिया खुश होकर कहती है कि रात में हमारे घर रुक जाना। तभी उनकी बस खराब हो जाती है। लोग बस से उतरकर होटल में जाते हैं। शिवम और रिया घने पेड़ों की छांव में जाकर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। उन्हें प्यार हो जाता है। उधर बस ठीक हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं मगर शिवम और रिया प्रेम लोक में खोए रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। कुछ लोग दोनों को जगाते हैं। उन्हें पता लगता है कि उनकी बस चली गई है। अब दूसरी बस सुबह ही आएगी। फिर दोनों पछताते हैं। फिर दोनों रात में होटल का कमरा बुक करते हैं और होटल से कुछ दूरी पर वह देखते हैं एक जोगन अपने प्रेमी के विरह में गाना गा रही है। फिर दोनों
रेत पर ही बैठकर जोगन का गाना सुनते हैं। वहाँ बहुत लोग गाना सुन रहे हैं। रिया शिवम की बाहों में आ जाती है और दोनों को पूरा प्यार हो जाता है। शिवम उसकी जुल्फें सहलाता रहता है और जोगन गाना गाती रहती है कि लंबी जुदाई 4 दिन अंधा। फिर गाने के बाद दोनों होटल में आते हैं। रिया शिवम के पास सोना चाहती है मगर शिवम मना करता है। रिया अपने पापा को सारी बात बता देती है। फिर सुबह दोनों बस में आ जाते हैं। रिया शिवम को अपने घर लाती है। प्रभात उससे बात करके पूरा खुश होता है। फिर शिवम इंटरव्यू के लिए जाता है। प्रभात उसे अपनी कार से लेकर चलता है। उधर रिया शिवम की यादों में खोई रहती है। एक बार जिया गुंडों को लेकर आती है और रवि को पीटने को कहती है। गुंडे रवि की तरफ चलते हैं और रवि गुंडों को बोलता है स्टॉप, आपस में लड़ो। और फिर गुंडे आपस में फाइट करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं और घायल होकर गिर पड़ते हैं। रवि फिर से जिया को पकड़कर उसके होठों की किस करता है। जिया झल्लाकर चली जाती है। वह जिया को जूली कहकर पुकारता है। रास्ते में जिया की कार खराब हो जाती है। वह मैकेनिक के पास जाती है परंतु वह भी रवि होता है। जिया को उसे देख चक्कर आ जाते हैं। रवि गिरती हुई जिया को संभालता है और उसे कार में डालकर उसके घर छोड़कर चला जाता है। जिया अपनी सहेलियों से रवि से बदला लेने को कहती है। उसकी सहेली कहती हैं कि तुझे तो उससे प्यार हो गया है। जिया को रवि की याद आने लगती है। उधर शिवम ट्रेनिंग से वापस आता है। उसके फ़ोन में रिया का फ़ोटो होता है। उसकी माँ को रिया का पता चलता है। शिवम सच बता देता है क्योंकि वह सत्यवादी होता है। फ़ोन पर फिर मामा फ़ोन पर रिया और प्रभात से बात करता है। वह पूरे खुश होते हैं। प्रभात भी समझ लेता है कि रिया शिवम से प्यार करती है। एक बार जिया स्टेशन पर सहेलियों को छोड़ने जाती है। कुली सामान उठाता है। जिया देखती है वह रवि होता है। वह उसे आंख मारता है। जिया गुस्से में चढ़ पड़ती है और सहेलियां हंसती है कि तेरा प्रेमी तो कुली है। फिर जिया होटल में खाना खाती है। वहाँ वेटर जिया को आंख मारता है। वह भी रवि होता है। जिया गुस्से में चलती है। उसकी सहेली कहती है कि तेरा प्रेमी तो वेटर है। जिया कार से चलती है। आगे रोड जाम होता है। वहाँ भिखारी भीख मांगता है। सहेलियाँ उसे भीख भी देती है। वह जिया की तरफ आंख मारता है और वह भी रवि होता है। सहेली कहती है तेरा एक प्रेमी भिखारी भी है, हमें पता ही नहीं था। जिया पूरी तरह गुस्सा हो जाती है। अब वह जिसे भी देखती है सोचती है कहीं यह रवि तो नहीं है। फिर सुबह रवि सोकर उठता है। वह जूली जूली रटता रहता है। मुरारी और दोस्त सोचते हैं इसे भूत चिपट गया है। वह एक बाबा बागड़ बिल्ले को बुलाते हैं। बाबा बागड़ बिल्ला उसके कमरे में झाड़ फूंक करने लगता है। बाबा बागड़ बिल्ला रवि को घूरता है। रवि उसकी तरफ आंख मारने लगता है। कभी ये आंख मारता है, कभी ये आंख मारता है। बाबा बागड़ बिल्ला घबराकर मिर्च का धुआं रवि के नाक में चढ़ा देता है। रवि को छींक आती है और वह छींकने लगता है। तभी रवि उठकर नकली बड़े बड़े दांत लगाकर मुंह फाड़कर बाबा बागड़ बिल्ला की तरफ उसे खाने के लिए भागता है। बाबा बागड़ बिल्ला डरकर जान बचाकर भागता है। बाबा बागड़ बिल्ले की धोती भी रास्ते में निकलकर गिर जाती है और वह जान बचाकर भागता है। रवि के दोस्त डरकर इधर उधर भागते रहते हैं। रवि उन्हें पकड़कर समझाता है कि ये बाबा लोग कुछ नहीं होते। मुरारी कांपता रहता है।
रवि कहता है कि कोई भूत वूत नहीं चिपटा मुझे, मैं तो ठीक हूँ। उधर शिवम ड्यूटी पर जाता है। वह देखता है सब पुलिस वाले गुंडों के चमचे हैं। गुंडों को शिवम का पता लगता है। थाने में मोहन मस्ताना अपने गुंडों के साथ आता है और शिवम से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वह पुलिस वालों से पूछता है। वह कहते हैं कि मोहन जी तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। फिर शिवम उससे दोस्ती कर लेता है। मोहन मस्ताना उसे लाखों का बैग देकर चला जाता है। उधर राका कलमाड़ी और मोहन मस्ताना के गोताखोर समुंदर में डूबा हुआ सोना फिर से ढूंढते हैं, मगर उन्हें नहीं मिलता। फिर वह निराश होकर वापस लौटते हैं। एक बार शिवम पर खबर आती है कि आज रात राका का माल आ रहा है। शिवम पुलिस के साथ चलता है और रास्ते में ही ट्रक को पकड़ता है। यहाँ गुंडों से भारी लड़ाई होती है। 3 गुंडे पकड़े जाते हैं और भाग जाते हैं। शिवम सारा माल जब्त कर लेता है, गुंडों को जेल में डालता है। गुंडे शिवम को मौत की धमकी देते हैं। शिवम उनसे राका कलमाड़ी का अड्डा पूछता है। वह बताना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें बताना पड़ता है। सब पुलिसकर्मी हैरान होते हैं कि गुंडों ने अड्डा बता दिया। शिवम राका के अड्डे पर जाता है। यहाँ गुंडों से उसकी भारी लड़ाई होती है। शिवम पूरे अड्डे को उड़ा देता है। राका सुनकर भड़क जाता है। वह जेल में तीनों गुंडों को मरवा देता है। शिवम थाने में आकर पूछता है कि तीनों को गोली किसने मारी। सिपाही बताना नहीं चाहते थे, मगर बता देते हैं कि यह सब दरोगा के इशारे पर गोली मारी गई है। शिवम दरोगा की पूरी खिंचाई करता है। दरोगा माफ़ी मांगता है और ना चाहते हुए बताता है कि हम तो सब राका और मोहन के चमचे हैं। शिवम सबको सुधरने की वार्निंग देता है। फिर राका दरोगा पर पूरा भड़कता है कि हमारा राज खोल के रख दिया है। वह बताता है कि उसके सामने जो भी आता है वह ना चाहते हुए अपनी सारी सच्चाई बता देता है। राका ये बात सुनकर हैरान होता है। उधर जिया एक डांस पार्टी में जाती है। यहाँ रवि भी आता है और ख़तरनाक डांस करता है। गाना होता है। जिया उस पर मोहित हो जाती है, मगर जानबूझकर गुस्सा दिखाती है। सहेली उससे पूछती हैं कि एक तेरा प्रेमी डांसर भी है। जिया झूठा गुस्सा दिखाती चल पड़ती है और रवि हंसता रहता है। जिया कार में चलती रहती है। रास्ते में उसे गुंडे छेड़ते हैं। सहेलियाँ चिल्लाती है। तभी यहाँ रवि साइकिल पर आता है और गुंडों को रोकता है। गुंडे पूछते हैं, ए तू कौन है? तब रवि स्टाइल में बोलता है कि होने को तो मैं आपका भाई, आपका ताऊ, आपका चाचा, आपका फूफा, आपका मौसा, आपका जीजा, कुछ भी हो सकता हूँ, मगर तुम्हारा बाप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नालायक औलाद पसंद नहीं है। रवि यह डायलॉग बोलकर गुंडों को पूरा पीटता है और भगा देता है। फिर रवि जिया की तरफ आंख मारकर चल देता है और जिया उसे देखती रहती है। सहेलियाँ उससे पूछती है कि तेरा प्रेमी तो हीरो भी है। जिया कहती है, हाँ मैं इसी से प्यार करती हूँ। जिया घर में बिस्तर पर पड़कर रवि को याद करती रहती है। फिर वह भगवान सूर्य देव का लॉकेट अपने गले में देखती है और सोचती है, नहीं, मैं रवि से प्यार नहीं कर सकती। मैं सुंदर की अमानत हूँ, वही मेरा प्यार है। काश मुझे मेरा सुंदर मिल जाए। फिर जिया लॉकेट को देखती रह जाती है। उधर रवि भी यही सोचता है कि मुझे जिया से प्यार हो रहा है, मगर मेरा प्यार तो प्रिया है। फिर रवि शहर के एक छोटे सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य को कहता है कि मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरी प्रिया दे दो भगवान, मुझे मेरी प्रिया दे दो।
क्योंकि वही मेरा प्यार है। रवि प्रिया को याद करके उसकी आंख में पानी आ जाता है और तभी अचानक जिया भी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वह उसकी सारी बातें सुन लेती है। वह देखकर भगवान का एहसान मानती है कि रवि ही मेरा प्यार है, यही सुंदर है। रवि वापस चलता है। वह जिया को अचानक देखता है तो जिया के भी आंख में पानी रहता है। रवि उसे कहता है कि अगर तू मुझे प्यार करने लगी है मुझे भूल जा, क्योंकि मेरा प्यार कोई और है, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। फिर दोनों कार में बैठते हैं। उसे जिया बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी, मगर क्या तुम अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दोगे? रवि कहता है सब तो क्या, मैं प्रिया के लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी है। यह सुनकर जिया की आंख में आंसू आ जाते हैं। वह कार को बस स्टॉप पर जाकर रोकती है और यहाँ दोनों उतरते हैं। जिया वह पत्थर की बेंच दिखाती है जहाँ सुंदर उसे बैठाकर खाना लेने गया था। रवि को सब याद आ जाता है। वह पूछता है कि यह सब तुझे कैसे पता? जिया सुंदर को सूर्य देव का लॉकेट दिखाती है। रवि जान जाता है कि जिया ही प्रिया है। सुंदर अपने गले में लॉकेट देखता है। जिया लॉकेट देखकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों का प्यार जाग जाता है और दोनों दौड़कर गले मिलते हैं और लिपट जाते हैं। जिया रवि को कार के ऊपर डाल लेती है और दोनों एक दूसरे का चेहरा चूमने लगते हैं और एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। वह कार के ऊपर ही पड़े रहते हैं और चूमने लगते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। वह एक दूसरे को नहीं छोड़ते और लोग ही उन्हें अलग करते हैं। फिर शाम को रवि अपने घर जाकर बताता है कि जो जिया है वही मेरी प्रिया है। सब लोग यह सुनकर पूरे खुश हो जाते हैं कि तुझे तेरा प्यार मिल गया है। फिर सुबह जिया सीधी कार से रवि के घर आती है और कार से उतरकर अंदर आकर मुरारी के पांव छूकर रवि को पूछती है, रवि कहाँ है? दोस्त कहते हैं अभी तो वह सो रहा है। जिया रवि के कमरे में जाकर कुंडी लगा देती है और रवि के बिस्तर में घुस जाती है और रवि की आंखें खुल जाती है। उसे पता लगता है कि जिया पड़ी है। रवि अचानक मुंह टेढ़ा करके बोलता है कि अब तू नहीं बचेगी जूली, क्योंकि आज मैं तेरे साथ मुंह काला करूँगा। जिया उसके चेहरे पर जुल्फ़ें बिखराकर बोलती है कि जो करना है कर लो, रोका किसने है, तुम्हारी ही अमानत हूँ। फिर जिया रवि को जकड़कर उसकी पूरी किस करने लगती है और कहती है अब मैंने अपने होठों से तुम्हारा पूरा चेहरा लाल कर दिया है। फिर रवि भी उससे पूरा प्यार करता है और कहता है बाकी सब काम शादी के बाद होंगे, अब इतना ही काफ़ी है। जिया रवि के सीने पर लेटी रहती है और बाहर मुरारी दोस्तों से पूछता है कि इतनी देर हो गई, अंदर क्या चल रहा है? दोस्त कहते हैं हनीमून चल रहा है। मुरारी कहता है हनी शहद को कहते हैं और मून चांद को कहते हैं। शहद और चांद का क्या मेल है मुझे नहीं पता। दोस्त कहते हैं क्योंकि चांद से ही तो शहद टपकता है। फिर जिया रवि को अपने घर तिवारी के पास लेकर आती है। तिवारी शादी से मना कर देता है कि हम किसी गरीब से इसकी शादी नहीं कर सकते और बराबरी वालों से इसकी शादी करेंगे। जिया तिवारी को पूरा समझाती है मगर वह नहीं मानता। फिर कुछ पड़ोसी भी तिवारी को आकर समझाते हैं क्योंकि रवि ने कभी उनकी भी मदद की थी। रवि तिवारी से बहस करने लगता है और रवि तिवारी से बोल देता है कि तुम्हें यह शादी करनी ही पड़ेगी। यह सुनकर तिवारी मना नहीं कर पाता और कहता है कि अगर तुम किसी सरकारी पद प्राप्त कर लेते हो तो मैं शादी कर दूंगा,
अगर तुम्हें कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो। सब सुनकर खुश होते हैं और रवि भी तैयार हो जाता है। फिर अकेले में तिवारी अपनी बीवी को बताता है कि मुझे नहीं पता मैंने रवि के सामने शादी की हाँ कैसे कर दी। अगर वो कैप्टन वगैरह बन गया तो शादी करनी ही पड़ेगी। फिर मेरे दोस्त खटमल सिंह का क्या होगा, जिसे मैंने शादी की जुबान दे दी है। तभी जिया आकर बोलती है, तुम शादी की तैयारी करो पापा, अब वह कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। तिवारी जो होता है वह थोड़ा कॉमेडियन टाइप का होता है, जैसा अनुपम खेर। फिर रवि और मुरारी दोस्तों के साथ शिवम के शहर में आकर काम की तलाश करते हैं। शिवम को पता चलता है कि मोहन मस्ताना के लड़के जिमी ने एक लड़की का रेप किया है। शिवम अस्पताल में लड़की को भरोसा दिलाता है। शिवम सीधा मोहन मस्ताना के घर जाकर जिमी को अरेस्ट करता है और उसे जेल में डाल देता है। मोहन मस्ताना राका कलमारी भड़क जाते हैं। वह सोचते हैं अगर शिवम कल अदालत पहुंच गया सब उसके सामने सच बोल देंगे और जिमी फंस जाएगा। मोहन मस्ताना गुंडों को तैयार करता है कि शिवम को रास्ते में ही ख़त्म कर दो। गुंडे सुनकर तैयार हो जाते हैं। अदालत में जिमी और लड़की को कटघरे में वकील सवाल जवाब करते हैं। यहाँ पर राका कलमाड़ी, मोहन और गुंडे बैठे हुए रहते हैं। एक तरफ लड़की की माँ बैठी है, रिया प्रभात भी बैठे हुए हैं। वह देखना चाहते हैं शिवम इस केस को कैसे हल करता है। वकील लड़की को वैश्या और रंडी और बदचलन बता रहा है। जिमी भी लड़की को धंधे वाली बता रहा है। लड़की रोती रहती है। वकील उस पर एक से एक इल्ज़ाम लगाता रहता है। उधर शिवम थाने से अपनी जीप में अदालत के लिए चलता है। उससे आगे रवि और दोस्त ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं। तभी वहाँ से गुंडों की कार गुजरती है। गुंडे रवि को शिवम सोच लेते हैं कि यह हमारे डर से ऑटो में बैठकर जा रहा है। गुंडे ऑटो को रुकवाकर रवि और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। चारों ये देखकर डर जाते हैं। गुंडे उन पर स्टैंड गन लगा देते हैं। चारों डरकर सड़क पर नाचने लगते हैं और भंगड़ा करने लगते हैं। और रवि सब गुंडों को कहता है, चलो हो जाओ शुरू, करो भंगड़ा। और गुंडे ना चाहते हुए अपनी स्टैंड गनें फेंक कर भंगड़ा करने लगते हैं और उन्हीं के साथ नाचने लगते हैं। मुरारी ढोल गले में डालकर बजा रहा है, ढम 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 ढम। और उधर सब गुंडे भी और दोस्त और रवि नाच रहे हैं और जनता उन्हें देखती रहती है और भीड़ लग जाती है। इसी बीच शिवम उनके पास से गुजर जाता है अपनी जीप में। सोचता है कोई तमाशा हो रहा है। शिवम समय से अदालत पहुंच जाता है। गुंडों को पसीने छा जाते हैं। शिवम जिमी से बलात्कार के बारे में पूछता है। वह ना चाहते हुए कबूल करता है कि हाँ मैंने ही किया है। वकील बीच में बोलता है तो शिवम उससे पूछता है, तूने जिमी को बचाने के लिए कितने रुपए खाए हैं। वकील को पसीना छूट जाता है। शिवम उसे रुमाल देता है कि ले पसीना पोंछ लो। और वकील ना चाहते हुए सच बता देता है। पूरी अदालत में तालियां बजने लगती हैं। रिया और प्रभात खुश होते हैं। जज वकील को मोटी रिश्वत खाने के जुर्म में सस्पेंड कर देता है। राका और मोहन को पसीने छाए हैं। जज जिमी को सज़ा सुनाना चाहता है। शिवम जिमी को रास्ता बताता है कि अगर तू इस लड़की से शादी कर ले तो तू बच जाएगा। जिमी फ़ौरन मान जाता है और फिर लड़की जिमी की कोर्ट मैरिज हो जाती है। राका और मोहन चुप रहते हैं। सब लोग शिवम को बहुत बधाई देते हैं। रिया और प्रभात बड़े खुश होते हैं। राका और मोहन घर आते हैं तो वह देखते हैं कि गुंडे दारू पी रहे हैं जो शिवम को मारने गए थे, मगर वह रवि के साथ नाचने लगे थे।
गुंडे राका को बताते हैं कि वह कोई जादूगर है। वह जो भी कहता है हमें करना पड़ा। फिर राका और मोहन गुस्से में उन गुंडों को गोली से उड़ा देते हैं। सोचते हैं ऐसा शिवम के पास क्या है जो उसके सामने जाते ही सब सच बोलने लगते हैं। वह सभी गुंडों से कहता है सभी लोग गुप्त रूप से काम करेंगे, कोई उसके हाथ नहीं आना चाहिए। शिवम और रिया दोनों एक होटल में खाना खाते हैं। मुरारी उन्हें कार से उतरते हुए देखता है। वह छुपकर रवि को दिखाता है। रवि भड़क जाता है कि जिया इसके साथ कहाँ जा रही है। दोस्त बताते हैं कि उसे देख, वह तेरा डुप्लीकेट है, शायद यही एसपी शिवम है। रवि सामने जाने की सोचता है मगर मुरारी मना करता है। उसके बाद शिवम और रिया हंसते हुए कार में बैठकर चले जाते हैं। रवि और मुरारी उन्हें देखते रहते हैं। फिर रवि भी होटल में खाना खाता है। वेटर रवि को शिवम सर बोलता है। सब इज्जत करते हैं, सब हैरान होते हैं। फिर मुरारी उनके घर का पता निकाल लेता है। फिर शिवम रिया को घर छोड़कर निकल जाता है। मुरारी छुपकर देखता रहता है। तभी उन्हें प्रभात देख लेता है और शिवम के साथ वह सोचता है कि यह शिवम के दोस्त हैं। फिर प्रभात उन्हें अंदर लाता है। रिया सोचती है अचानक शिवम तीनों को कहाँ से ले आया। फिर प्रभात रवि को शिवम जानकर शादी की बात करता है। मुरारी अभी शादी से मना करता है। उधर रिया रवि को अकेले में बुलाकर पूछती है। वह कहता है कि यह तो मेरे गांव के दोस्त हैं। वह रवि को बाहों में भरना चाहती है। रवि मना करता रहता है। उसे बार बार जिया की याद आती रहती है। वह रवि से प्यार करना चाहती है मगर रवि उससे दूर रहता है। उसे पता है यह जिया की डुप्लीकेट है, यह रिया है। मुरारी दोनों दोस्त प्रभात के कमरे में हैं। मुरारी को एक फ़ोटो दीवार पर दिखता है। उसमें दो बच्चे दो बच्चियाँ एक ही शक्ल की होती हैं। वह प्रभात से पूछता है। वह बताता है कि मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं और दो बच्चियों में से एक बच्ची मेरे पास है। मुरारी जान जाता है कि रिया और जिया बहनें हैं, शिवम और रवि भाई भाई हैं। वह मोबाइल से उस फोटो की कॉपी कर लेता है और फिर वह चलने को कहते हैं। उधर रवि रिया से प्यार नहीं करता। वह गुस्से में हो जाती है। फिर मुरारी रवि को लेकर चलता है। फिर मुरारी सोचता है शिवम अभी थाने में होगा। मुरारी शिवम के घर का पता निकाल उसके घर जाता है। आदेश मामा सोचता है शिवम अपने दोस्तों को मिलाने लाया है। फिर खाना पीना चलता है और रवि ऐसे ही बोल देता है कि पुलिस की नौकरी से अच्छा तो नेवी की नौकरी मिल जाती, मुझे समुंदर बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी माँ बताती है कि नेवी का भी लेटर आया हुआ है बेटा। फिर वह लेटर दिखाती है। केवल 2 दिन बाकी थे। मुरारी झट से लेटर को अपने पास रख लेता है और कहता है काम आएगा। फिर यहाँ से वह सब चल पड़ते हैं। फिर मुरारी घर आकर रवि को मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है कि तुम दोनों जुड़वा भाई हो। रवि और जिया दोनों सगी बहनें हैं। तुम्हारा पिता प्रभात है, लड़कियों की माँ भारती है। रवि ये सब देखकर चकरा जाता है और नेवी इंटरव्यू की तैयारी करता है और रवि को इंटरव्यू पर भेज देता है। रवि जिया को नेवी की खबर देता है। वह पूरी खुश हो जाती है। रवि नौसेना इंटरव्यू में जाता है और अपना नाम शिवम बताता है। कैप्टन भर्ती के फार्मों पर शिवम के फ़ोटो लगे हैं। वह इंटरव्यू में पास हो जाता है और वह घर आता है। सब खुश होते हैं। जिया उससे पूरा प्यार करती है। शहर का मशहूर अपराधी कलवा खड़खड़े होता है। वह लड़कियों की सप्लाई अरब देशों में करता है। उनका गैंग शहर में सक्रिय है। जो मासूम लड़कियों को होटलों में घूमने जाती हैं
उन्हें नशीला ड्रिंक पिलाकर कमरों में ले जाकर उनसे रेप किया जाता है और फिर उनकी ब्लू फिल्म बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और मौका मिलते ही उन्हें अरब में टेररिस्ट ब्लैक डॉग के पास बेच दिया जाता है। ब्लैक डॉग बड़ा ही खतरनाक आदमी होता है। यह बात लड़कियां गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। रवि और जिया सुनकर चकरा जाते हैं। जिया की 2 सहेलियां भी गायब हो चुकी है और रवि को ठिकाना पता लगता है। फिर वह पुलिस की वर्दी पहनकर शिवम बनकर पुलिस को साथ लेकर गुंडों के अड्डे पर छापा मारता है और यहाँ पूरी लड़ाई होती है। रवि उस रैकेट का पर्दाफाश कर देता है और सैकड़ों लड़कियों को आज़ाद कराता है और कलवा खड़खड़े को पकड़कर रात में ही शिवम के शहर की जेल में डाल देता है। सब सिपाही उसे शिवम सोचते हैं। सुबह शिवम आकर कलवा के बारे में पूछता है। सिपाही बताते हैं कि आप ही तो इसे रात यहाँ पर लाए थे। शिवम सोचता है कोई मेरा हमशक्ल मेरी मदद कर रहा है, कहीं यह वही तो नहीं जो प्रभात और हमारे घर अपने दोस्तों को लेकर गया था। फिर शिवम कलवा खड़खड़े से सब पूछता है और वह ना चाहते हुए भी सब बता देता है। फिर शिवम को वह मौत की धमकी देता है। उधर रवि नौसेना कैप्टन बनकर ड्यूटी पर आता है। अपने साथियों को सागर में होने वाली सभी गतिविधियों का पता लगाने को कहता है। उधर रवि दूरबीन से देखता है कुछ आदमी एक बड़ी मछली को बाहर निकालकर मारना चाहते हैं। रवि अपना शिप लेकर वहां जाता है और उन गुंडों को पीट देता है और वह भाग जाते हैं। रवि देखता है कि वह जो मछली है वह तो डॉल्फिन मछली होती है जो किनारे पर पड़ी हुई पानी के बिना करहा रही है। रवि मछली को देखता है कि यह तो संदेशवाहक डॉल्फिन मछली है जो नौसैनिकों की मदद करती है। उसकी पीठ पर क्रॉस का निशान होता है। रवि उस क्रॉस का राज जानने के लिए उसके गले में कैमरा बांध देता है और उसका मुंह चूमकर उसे थपथपाकर पानी में छोड़ देता है। डॉल्फिन मछली उछल उछल कर पानी में रवि को बार बार देखने लगती है और रवि उसे डोली कहता है। वह उसका नाम डोली रखता है। उधर तिवारी का दोस्त खटमल सिंह जिया का हाथ मांगने आता है। तिवारी उसे धमकाता है कि खटमल, तेरा बेटा रोमियो मेरा दामाद बनने लायक नहीं है। चाहे तेरे पास कितना भी पैसा हो, हमारे किस काम का। तेरा बेटा तेरे टुकड़ों पर पल रहा है, मेरी बेटी को क्या पालेगा। मेरा दामाद तो नेवी का कैप्टन है जो देश की सेवा कर रहा है। खटमल और मच्छरों से हमारी क्या बराबरी। जाओ, रोमियो के लिए कहीं दूसरी जगह जाओ। खटमल सिंह यहाँ से निराश होकर रोमियो को लेकर चल पड़ता है और जिया पिता से खुश होकर लिपट जाती है। उधर शिवम राका और मोहन में फूट डाल देता है। राका का एक अड्डा जो मोहन ही जानता था, शिवम उस अड्डे को उड़ा देता है। राका मोहन पर पूरा भड़कता है और दोनों में कहासुनी होती है। तभी यहाँ पर शिवम आकर राका का पक्ष लेता है। मोहन से पूछता है कि तूने राका के लिए क्या किया। मोहन मस्ताना फंस जाता है और वह ना चाहकर भी बताने लगता है कि मैंने ही राका के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। राका कलमाड़ी तुरंत उठकर मोहन को मारने के लिए दौड़ता है। शिवम राका को पकड़ता है और समझाकर वापस लाता है और फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं। उधर मोहन मस्ताना सच बताकर पूरा पछताता है। राका मोहन के ठिकाने नष्ट करने लगता है। गुंडों में शिवम की पूरी दहशत फैल जाती है कि अगर शिवम के सामने आए तो सच बताना पड़ेगा। शहर में पूरी शांति होती है। एक बार शिवम और रिया कार में घूमने जाते हैं। उधर मुरारी और जिया दोस्तों को लेकर शिवम के घर जाता है।
भारती सोचती है रिया तो शिवम के साथ गई थी, अचानक रिया कहाँ से आ गई है। मुरारी उनके सामने सारी सच्चाई खोल देता है। भारती बहुत खुश होती है कि रिया और जिया मेरी बेटी है। शिवम, रवि, प्रभात के बच्चे हैं। तभी यहाँ पर प्रभात भी आ जाता है और वह ये सब जानकर बहुत खुश होता है कि उसका एक बेटा इंस्पेक्टर है और दूसरा बेटा नेवी का कैप्टन है, जो उसकी इच्छा थी। भारती बेटी प्रिया को गले लगा लेती है। उधर शिवम और रिया समुंदर में स्टीमर में घूमते हैं। उन्हें दिखता है डॉल्फिन मछली पानी में उनके साथ चल रही है। डॉल्फिन शिवम को ही रवि सोच रही है और पूरी खुश है। शिवम उसके गले से कैमरा देखकर खोल लेता है। फिर दोनों मछली को प्यार करके किनारे पर आ जाते हैं और डॉल्फिन मछली बार बार उछल उछल कर उन्हें देखती रहती है। अचानक बारिश आती है, दोनों भीग जाते हैं। फिर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और प्यार करते हैं। और फिर दोनों राका के घर रुकते हैं। राका उन्हें देखकर खुश होता है। दोनों कमरे में जाकर कपड़े चेंज करते हैं। फिर राका के पास दोनों नाश्ता करते हैं। उसके बाद तीनों कैमरे की वीडियो देखते हैं कि 90 की 100 करोड़ का डूबा हुआ सोना देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। राका सोने के सपने देखने लगता है। शिवम कहता है सोना निकाल कर हम दोनों आधा आधा कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राका हाँ करता है और फिर एक रील राका रखता है और एक रील शिवम पर होती है। शिवम रिया को छोड़ने उसके घर जाता है। पहले शिवम अंदर जाता है तो जिया उसे रवि सोचकर लिपट जाती है। शिवम देखता है अंदर भी रिया और बाहर भी रिया। सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। प्रभात शिवम को सारी सच्चाई बता देता है। शिवम पिता के गले मिल के पूरा खुश होता है। रिया और जिया दोनों बहनें गले मिलती हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाया कि कौन सी रिया और कौन सी प्रिया। सब खुश होते हैं। उधर रवि को मछली के गले में कैमरा नहीं मिलता। वह सोचता है कहीं गिर गया होगा। वह दूसरा कैमरा लगाकर मछली डॉली से प्यार करता है। उधर नेवी अफसरों को पता लगता है कि एक ही नाम के दो आदमी एसपी शिवम और कैप्टन शिवम। उन्हें शक हो जाता है। फिर वह रवि को सामने बैठाकर सवाल जवाब करते हैं। तभी यहाँ शिवम और प्रभात और मुरारी आते हैं। रवि को फंसता देखकर शिवम उन्हें बताता है कि असली शिवम तो यही है और मेरा नाम सुंदर है। मैंने जानबूझकर अपना नाम शिवम रखा था। प्रभात बताता है कि यह दोनों जुड़वा भाई है और यह मेरे बेटे हैं। अधिकारी लोग मान जाते हैं और दोनों भाई गले मिलते हैं। रवि पिता के गले मिलता है। फिर मुरारी और प्रभात और शिवम वापस चलते हैं। कार में बैठने वाले होते हैं तभी मोहन मस्ताना गुंडों के साथ आकर तीनों पर गोली चलवाता है। प्रभात को हटाकर मुरारी सामने आ जाता है और वह गोलियों से भुन जाता है और गिर पड़ता है। तभी शिवम पिता को बचाता हुआ गुंडों को भून डालता है। यहाँ पर पूरी लड़ाई होती है। तभी रवि सैनिकों के साथ गुंडों को भून डालता है। मोहन मस्ताना भागने लगता है। रवि कहता है स्टॉप, वहीं पर गिर जा, भागना मत। मोहन ना चाहते हुए भी जमीन पर गिर पड़ता है और भाग नहीं पाता। और रवि मुरारी को देखकर पूरा रोता है और मुरारी रवि को समझाता है कि अब तुम्हें तुम्हारा पिता मिल गया है और अब मुझे मरना होगा। और वह फिर रवि की बाहों में मर जाता है। रवि बहुत परेशान होता है। फिर दोनों भाई मोहन की तरफ एक्शन में चलते हैं। मोहन मस्ताना डबल शिवम को देखकर घबरा जाता है कि ये दो शिवम कहाँ से आ गए। फिर दोनों मोहन मस्ताना को पूरा पीटते हैं। रवि मोहन को मारना चाहता है। शिवम उसे जेल में डाल देता है।
और फिर प्रभात शिवम रवि कैमरे वाली फिल्म देखते हैं। शिवम कहता है, इस सोने को लेने के लिए चारों अपराधी आएंगे। हम उन्हें घेर कर उन्हें पानी में ही दफन कर देंगे और अब होगा एक तीर से 4 शिकार। राका कनमाड़ी, मोहन मस्ताना, कलवा खड़खड़े और ब्लैक डॉग। फिर दोनों भाई प्लान बनाते हैं। उधर रिया और प्रिया मार्शल आर्ट सीख रही है, एक ही ड्रेस में होती है। तभी यहाँ पर शिवम और रवि आते हैं। वह दौड़कर उनसे लिपट जाती है पर कन्फ्यूज हो जाती है कि मेरे वाला कौन सा है। फिर नाम से पुकारती है, तब पहचान होती है। रवि कहता है, इस तरह तो शादी के बाद भारी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी किसकी है। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रात में कलवा खड़खड़े और मोहन मस्ताना जेल से भाग जाते हैं। दोनों को सरकारी सोने का पता लग जाता है। दोनों दोस्त हो जाते हैं और ब्लैक डॉग को फ़ोन करते हैं। तीनों प्लान बनाते हैं कि रात में ही हमारे जहाज़ सागर के उस जगह पर जाएंगे जहां सरकारी सोना डूबा हुआ है और वहां चारों ओर हमारे ही गुंडे तैनात रहेंगे। जो भी आएगा उसे ब्लास्ट कर देंगे। वो सोना हमारे गोताखोर पूरी रात में बाहर निकाल लेंगे। उधर शिवम की मदद से राका कनमाड़ी रात में ही निकलने का प्लान बनाता है। फिर रात में मोहन मस्ताना, कलवा खड़खड़े गुंडों समेत पानी के जहाज़ों में भरकर चलते हैं। रवि दूरबीन से जहाज़ों को जाते हुए देखता है। अपने सैनिकों से उन्हें जाने को कहता है। फिर 1 घंटे बाद राका कलमाड़ी के जहाज़ भरकर निकलते हैं। रवि उसे भी निकलवा देता है। उधर सऊदी अरब से ब्लैक डॉग गुंडों से जहाज़ भरकर चल देता है और सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सरकारी सोना डूबा हुआ है। मोहन मस्ताना, कलवा खड़खड़े, ब्लैक डॉग तीनों आपस में मिल जाते हैं। तीनों पानी में गोताखोरों को भेजने की योजना बनाते हैं। तभी यहाँ पर राका कलमाड़ी पहुँच जाता है। तीनों उस पर गोलाबारी शुरू कर देते हैं। राका उन्हें पूरी टक्कर देता है। सुबह 4 बजे यहाँ नौसेना के जहाज़ भरकर आते हैं। सेना तीनों के जहाज़ पर बम बरसाती है। दोनों तरफ से घमासान लड़ाई होती है। सुबह 6 बजे कैप्टन रवि पोजीशन लेता है। ऊपर से एसपी शिवम 20 हेलीकॉप्टरों के साथ आता है। सभी हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे हैं। दुश्मन चारों ओर ऊपर नीचे सेना को देखकर घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पर देशभक्ति बैकग्राउंड गाना गूंजता है। हेलीकॉप्टरों से दुश्मनों पर स्टैन गनें चलती है और एक बम शिवम के हेलीकॉप्टर में लगता है और हेलीकॉप्टर जलता हुआ पानी में गिरने लगता है और शिवम कूद जाता है और वह पानी में गिरता हुआ डोली को पुकारता है। तभी डॉल्फिन लहरों के साथ आकर ऊपर उछलती है। शिवम डोली से टकराकर घूमता हुआ राका कलमाड़ी के जहाज़ पर जाकर पड़ता है। दोनों दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। कई डॉल्फिनें जहाज़ों को टक्कर मारकर पलटा देती है और यहाँ पर भारी तबाही होती है। रवि के जहाज़ में बम लगता है और जहाज़ में आग लग जाती है। जलते जहाज़ों से हेलीकॉप्टर सैनिकों को निकाल लेते हैं। रवि नीचे गिरने लगता है और डोली को पुकारता है। तभी डोली उसके नीचे आ जाती है। रवि डोली के ऊपर पड़ता है और डोली तेज भागती है। रवि डोली पर लेटा हुआ दुश्मनों पर स्टैन गनें चलाता रहता है। दुश्मन सोचते हैं पानी में यह लेटा हुआ कैसे गोली चला रहा है। तभी मोहन मस्ताना अपने बोट से राका पर गोली बरसाता है और राका को कई गोली लगती है, मगर राका उसके बोट को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है और उसका बोट भारी धमाके में उड़ जाता है और मोहन मस्ताना मारा जाता है। राका को भी गोली लगी हुई है। उसे शिवम संभालता है। राका मरता हुआ कहता है, अगर सोना मुझे नहीं मिला
तो इन्हें भी नहीं मिलना चाहिए। राका मर जाता है। तभी रिया और जिया हेलीकॉप्टर से शिवम के बोट में कूदती हैं। वह लाल ड्रेस में होती हैं। उनकी ड्रेस पर सूर्य भगवान का सिंबल छपा हुआ है। यहाँ पर रवि भी आ जाता है। तभी ब्लैक डॉग शिवम के बोट पर रॉकेट लॉन्चर का गोला चलाता है और रवि डॉल्फिन को पुकारता है। डॉली ऊपर उछल जाती है और रवि डॉली से टकराकर बहुत ऊपर उछल जाता है और आते हुए गोले पर कूदकर जंप मारता है और गोला दिशा बदल देता है। वह घूमकर दुश्मनों के बोट को उड़ा देता है। रवि हवा में लहराकर ब्लैक डॉग के पास पड़ता है और कहता है, ब्लैक डॉग चल अपने साथियों को मारना शुरू कर दे। फिर ब्लैक डॉग ना चाहते हुए अपने साथियों को उड़ाने लगता है। कलवा खड़खड़े सोचता है ब्लैक डॉग पागल हो गया है। ब्लैक डॉग को घेर कर उसके बोट को उड़ा दिया जाता है। फिर कलवा के बोट शिवम के बोट को उड़ा देते हैं। शिवम, रिया और जिया हवा में उछल जाते हैं। तीनों उड़ते हुए 3 हेलीकॉप्टर में पैर फंसा लेते हैं। उनका सर नीचे होता है और हाथों में स्टैन गनें होती हैं। तीनों दुश्मनों पर गोलियां बरसाती रहती हैं। तभी एक बम रिया के हेलीकॉप्टर में लगता है। वह ब्लास्ट हो जाता है और रिया भी नीचे गिरती हुई डॉली को पुकारती है। तभी डॉल्फिन आकर ऊपर उछलती है और रिया डॉली से टकराकर कलवा के बोट में पड़ती है और मार्शल आर्ट से गुंडों को पानी में फेंक देती है और देशभक्ति गाना बजता रहता है। तभी कलवा खड़खड़े पीछे से रिया को तलवार मारता है। तभी कलवा के ऊपर हेलीकॉप्टर से जिया कूदती है। कलवा डबल रोल की लड़कियों को देखकर चकरा जाता है। फिर दोनों बहनें कलवा खड़खड़े को फाइट से होश नहीं आने देती। तभी एक गुंडा रिया पर तलवार चलाता है। रिया उछलकर स्टैंड गन लेकर तलवार की नोक पर खड़ी होकर एक्शन में चारों ओर गोलियां बरसाती हुई घूम जाती है। बहुत गुंडे मर जाते हैं। जिया घूमकर गुंडे को लात मारती है। गुंडा बहुत देर तक एक ही जगह घूमता रहता है और पानी में जाकर पड़ता है। लड़कियों की फाइट देख कलवा के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर देशभक्ति गाना बजता रहता है। दोनों दौड़कर एक्शन में कलवा खड़खड़े को ज़बरदस्त लात मारती है। कलवा खड़खड़े पानी में गिरने लगता है। दोनों डॉली को पुकारती है। डॉली डॉल्फिन गिरते हुए कलवा को हवा में उछाल देती है। कलवा हवा में फिरकी की तरह घूमता रहता है। तभी रवि और शिवम, रिया और जिया घूमते हुए कलवा को गोलियों से छलनी छलनी कर देते हैं। कलवा गोलियों से भुनता हुआ पानी में जाकर पड़ता है और डूबकर मर जाता है। शिवम दुश्मनों की बोट पर कूदता है। उन्हें फाइट से पूरा पीटता है और गुंडों को पानी में फेंक देता है। नौसेना के जहाज दुश्मनों को पानी में मिला देते हैं। रिया के बोट में आग लग जाती है और दोनों बहनें पानी में कूद जाती है। तभी डॉल्फिन दोनों बहनों को हवा में ऊपर उछाल देती है। शिवम, रवि भी पानी में गिरते हैं। डॉल्फिन उन्हें भी हवा में उछाल देती है। शिवम, रवि हवा में लहराती लड़कियों को कैच कर लेते हैं और उन्हें बाहों में लेकर नीचे गिरने लगते हैं। तभी 2 डॉल्फिनें उन्हें हवा में उछाल देती हैं। दोनों जोड़े बहुत देर तक हवा में उछलते रहते हैं और घूमते रहते हैं और लहराते हुए एक दूसरे के होठों की किस करते हैं। फिर वह लहराते हुए सेना के बोट में आकर पड़ते हैं। वह चारों खड़े होते हैं, सोचते हैं कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया। फिर नाम से पुकारते हैं, सब सही होता है। वह देखते हैं सब दुश्मन मारे जा चुके हैं। फिर वह भारत की तरफ चलते हैं और डॉल्फिनें भी जहाज़ के साथ साथ चलती रहती हैं। फिर सब किनारे पर आते हैं। अफसर लोग उन्हें शाबाशी देते हैं और देश के सिपाही बताते हैं। शिवम कहता है, असली देश की सिपाही तो यह डॉल्फिनें हैं जिन्होंने हम सबको बचाया है। फिर सब लोग डॉल्फिन मछलियों को बहुत प्यार करते हैं।
फिर सरकारी सोना भारत में आ जाता है और फिर सभी को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है और फिर चारों की धूमधाम से शादी हो जाती है और तिवारी भी बड़ा खुश होता है। फिर वह सुहाग रात के लिए कमरों में घुसते हैं मगर कन्फ्यूज हो जाते हैं और नाम खुलते ही बाहर आ जाते हैं और फिर कमरा बदलकर अंदर जाते हैं और दुल्हनों को बाहों में भरकर बेड पर डाल लेते हैं और उनकी किस करने लगते हैं और बोलते हैं यह होली की किस है, यह दिवाली की किस है और यह करवा चौथ की किस। सुबह दरवाज़ा खुलता है, रिया और प्रिया दोनों गोद में बच्चे लिए बाहर आती हैं। सब पूछते हैं यह सब क्या है। शिवम और रवि कहते हैं जब एक रात में दुनिया पलट जाती है क्या बच्चे नहीं हो सकते, और सब इस बात पर पूरे हंसते हैं। और इस तरह इस देशभक्ति कॉमेडी और एक्शन फिल्म का एंडिंग होता है, हैप्पी एंडिंग। दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सबसे खतरनाक फाइट सीन कौन सा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।